हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीएस स्टडी 360 में आपका स्वागत है। और इसके बाद में आज जो है ये पार्ट नंबर जो है 3 है आपका, जिसमें यूपी स्पेशल हम कराने जा रहे हैं। और इतने दिन से आपकी वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि एक तो थोड़ा सा वर्क का लोड हो रहा था, और इसके बाद में थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, जिस वजह से जो है हम वीडियो बनाने में जो है इतना लेट हो गए। इसके बाद में अब रेगुलर वीडियो लगातार चलती रहेगी। और इसके बाद में जो है इसके बाद आज जो हम जो है नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसी का नाम है उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसको हम समझते हैं। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहली बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो एक चीज हमारे पास आती है कि सबसे पहले ग्लोब है। ग्लोब के अंदर एक आपका सबसे पहले ग्लोब लेते हैं। ग्लोब के अंदर होता है एक 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश से अगर तुम ऊपर को देखोगे तो ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब इसके बाद में यानी कुल मिला के ये वाली जो रेखाएं होती है हमारी अक्षांश होती हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी में डिटेल से बताएंगे आपको। और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो रेखा होती है यानी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब ये वाला जो पार्ट बन जाता है, अगर तुम देखो अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे, अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग देखो तो ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसके बाद में ये दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन अगर आप जो है देशांतर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये वाला पश्चिमी गोलार्ध बन जाता है। क्या बन जाता है? पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला जो बन जाता है वो पूर्वी गोलार्ध बन जाता है। इसके बाद में अब इसके बाद ये वाली जो स्थिति बन गई, तो हम ये बताना चाह रहे हैं, पहले हम भारत की स्थिति देखना चाह रहे हैं और उसके बाद जो है भौगोलिक स्थिति हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे। ठीक है। अब ये वाली जो स्थिति है ये वाली बन जाती है उत्तर पूर्वी। इसलिए अगर मैं बात करूं, अगर हमारा इंडिया जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा इंडिया है, और इंडिया में जो है यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। इसलिए जो है अगर हम बात करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश भी क्या होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे हम देखते हैं भारत की स्थिति देख लेते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति, अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति में ये वाला अगर हम पार्ट बनाएं ये वाला, तो यहां से 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये वाला जो आपका उत्तरी वाला भाग में आता है ये आपका आता है 37 डिग्री 6 मिनट। यह भारत का जो अक्षांश विस्तार होता है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसके बाद में 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। यह हमारा क्या होता है, यह अक्षांश विस्तार है। अगर हम इसका देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री आपका जो है 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री आपका 25 मिनट पर जो है ये भारत का देशांतर विस्तार होता है। यानी उसी की अगर हम बात करेंगे तो हम जो भारत की स्थिति को लेने जा रहे हैं ये वाला पॉइंट, और उसके बाद में अब हम लेने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो उत्तर प्रदेश की भी स्थिति है भाई, अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या होगा भाई, अक्षांश होगा। ऐसे जब चलेंगे हम तो अक्षांश जो है अगर आप देखोगे तो 23 डिग्री 52 सेकेंड आपका जो है, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर अगर आप देखोगे तो 23 डिग्री 25 मिनट पर आपका जो है ये क्या होगा, अक्षांश विस्तार होगा। और अगर हम देखें ये वाला जो भाग है, यानी अगर आपसे देखेगा यहां से अगर तुम देखोगे तो यहां से अगर तुम देखोगे तो पूरा का पूरा जो है ये वाला विस्तार क्या मिलेगा, देशांतर मिलेगा। अब उसी पर अगर हम बात करें एक क्वेश्चन और, तो अब सबसे पहली बात आप जानते हैं एक पैंथालासा है। क्या है? पैंथालासा। पैंथालासा तो पैंथालासा एक भूखंड है जिससे आपका क्या बना है, एक पेंजिया बना है। क्या बना है? पेंजिया। अगर हम देखेंगे तो पेंजिया आगे चलकर क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, जिसे उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे, अंगारा लैंड। क्या कहेंगे बच्चों? अंगारा लैंड। और इस वाले को क्या कहेंगे भैया, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद में थोड़ा हम, क्योंकि हम इस पर इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आपका जो है स्थिति और विस्तार को जानना है। ठीक है। अब इसके बाद में देखो तो जो हमारा अंगारा लैंड है, तो इसी अंगारा लैंड का क्या है, एक आपका उत्तरी अमेरिका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका है। इसी के बाद में अगर तुम देखोगे तो यूरोप, तो यूरोप भी किसका हिस्सा है भैया, अंगारा लैंड का। और इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा एशिया, तो एशिया भी भैया किसका हिस्सा है, तो अंगारा लैंड का। अब उसी प्रकार में अगर देखेंगे तो गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड से ही आपका दक्षिण अमेरिका बना है, दक्षिण अमेरिका बना है। इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास निकल कर आएगा यानी अफ्रीका, तो भैया अफ्रीका भी किसका बना है,
तो भाई गोंडवाना लैंड का। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और इसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी किसका हिस्सा है? ये भी आपका गोंडवाना का। और इसके बाद में भारत जो है, ये भारत भी किसका हिस्सा है? ये भी गोंडवाना लैंड का। यानी कुल मिलाकर गोंडवाना लैंड के अंदर आपका 4 महाद्वीप हैं और इसमें एक देश आता है, उसका नाम है भारत। यानी जब भारत हमारा जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश भी आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। तो यानी अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अगर विस्तार की बात करेंगे, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और आप जानते हैं कि जब आपका जो है, जब हिंद महासागर के अंदर जब भारत का निर्माण हुआ था, तो उसी समय एक आप जानते होंगे कि थोड़ा सा, यानी थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। यानी जब भारत का निर्माण हुआ था, तो भारत क्या हुआ था इस प्रकार से, यानी कुल मिला के ये आपका, इसे हम कहते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र। क्या होगा? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। और यह आप जानते हैं कि यहां से इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? 33 सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? 33 सागर। और 33 सागर और इसके ऊपर जो है ये यूरेशिया प्लेट है। यानी यूरेशिया का मतलब ये होता है कि आपका एशिया और यूरोप को मिलाकर ही क्या कहते हैं? इस प्लेट को हम कहते हैं यूरेशिया प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद में तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है या पूरा वाला जो क्षेत्र आपका पूरा आता है, ये आपका 33 सागर वाला क्षेत्र है। और यहीं आप जानते हैं कि ये हिमालय जो निर्माण हुआ हिमालय का यहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि एक तो पहला पॉइंट ये बना हमारे पास कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ये भी दक्षिणी पठारी भाग का ही हिस्सा है, ठीक है। 2 बात समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको जो है पूरा सामान्य परिचय पढ़ा दिया था उत्तर प्रदेश का, और आपको बता भी दिया था कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है या एरिया कितना है वगैरह वगैरह। इसके बाद में सीमाएं आपको बता दी गई थी, जिसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश, और चौड़ाई जो है वो कितनी है? 240 किलोमीटर। ओके। अब इसके बाद में आप ये बात समझते रहोगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, देखो जब ये वाला क्षेत्र ललितपुर है, ये क्षेत्र कौन सा भाई? ललितपुर। कौन सा क्षेत्र है भैया? ललितपुर। और ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा भी? ये वाला जो क्षेत्र है सोनभद्र का क्षेत्र है, सोनभद्र का क्षेत्र। ओके। अब इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। कौन सा है? सहारनपुर। अब जरा और देख लेते हैं। अब इसके बाद में ये वाला जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ये है बलिया। कौन सा है? बलिया। और इधर आपका देखेंगे तो यहां वाला जो क्षेत्र मिलेगा वो आपका शामली मिलेगा। ओके। कौन सा मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला था वो बलिया था, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला था वो आपका सोनभद्र था, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला था वो सहारनपुर था, और उत्तर प्रदेश का हमने देखा पश्चिमी जिला जो था वो आपका शामली था। यानी उसी का अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो अक्षांश जो हम देख रहे हैं, सोनभद्र दक्षिण में आ गया, उत्तर में आपका जो है इसी का अकॉर्डिंग अगर देखोगे यहां से यहां तक आपका क्या आ गया भैया? ये आ गया आपका जो है अक्षांश में उत्तर में आ गया, दक्षिण में आपका जो है यानी आपका पश्चिम में आपका शामली आ गया, और पूर्व में आपका क्या आ गया? बलिया आ गया। चलिए, अब इसके बाद में ये वाली बात तो हमने समझ ली कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, भूगोलिक विस्तार में देख रहे हैं। अब इसके बाद में थोड़ा और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र विस्तार होता है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र विस्तार है इसको भी कई पार्टों में से बांटा गया। अगर तुम देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है ये रुहेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रुहेलखंड। और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, इधर अगर तुम देखोगे तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र बनता है आपका, ये वाला जो क्षेत्र बनता है इसे कहते हैं हम बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। और ये वाला जो क्षेत्र बनता है, ये वाली पास में थोड़ा सा ये वाला देखिए, तो ये बनता है आपका बघेलखंड। क्या है? बघेलखंड। और इस वाले भाग को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अवध क्षेत्र, यानी क्षेत्र विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्र विस्तार। और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ओके। तो अगर हमने देखा क्षेत्र विस्तार, ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र आपका, इसे हम रुहेलखंड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। और इसके बाद में इस वाले क्षेत्र को हम बघेलखंड कहते हैं, और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। और इसके बाद में इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवध कहते हैं। ये वाली बात को हमने देखा, क्योंकि ये चीज हमें आगे चलकर काम आएंगी
जब हम लोक नृत्य कराएंगे, शास्त्रीय नृत्य कराएंगे, तो उस समय आपसे पूछेगा कि बुंदेलखंड का जो है कौन कौन सा जो है लोकगीत है, या आपसे पूछेगा शास्त्रीय गीत है, या इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई बघेलखंड का जो है क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इसके बाद में आपसे पूछेगा कि बुंदेलखंड के अंदर जो है कौन कौन से जिले आते हैं, ऐसे आपसे पूछेगा कि पूर्वांचल में कौन कौन से जिले आते हैं, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अवध वाले क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, उसके बाद आपसे पूछेगा रुहेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, और उसके बाद में आप जानते हैं ये वाला जो क्षेत्र का लगा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, इसी से आगे चलकर आपसे पूछेगा आपका जो है यानी कुल मिलाकर मथुरा वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, यानी ब्रज क्षेत्र जो है इसी को बोला जाएगा। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं ये वाला जो पार्ट है इन्हीं चीजों से आगे चलकर हम जो है आगे चलके पूरा का पूरा जो है, क्योंकि इसकी मदद हमें जो है बहुत आगे मिलेगी। ठीक है, आगे जो भी चैप्टर हम करेंगे तो इसकी बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे पास। चलिए, तो अब हम देखना चाह रहे हैं, अब इसके बाद में भौगोलिक स्थिति देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं भैया? चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें, यहां से अगर थोड़ा सा इसका मैप बनाएं, चलिए अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है, यानी इसकी तीन कंडीशन है, तीन पार्ट में बांटा गया है। यानी कितने पार्टों में ये बांटा गया है? तीन भागों में यह बांटा गया है। नंबर एक होता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा हमारे पास जो पार्ट होता है इसे कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं यानी दक्षिण पठारी क्षेत्र। चलो नोट्स बनाते रहना, ठीक है, बढ़िया से देखो। अब इसके बाद में सबसे पहला हमारे पास जो आता है, यानी उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक स्थिति को अगर आप देख रहे हैं तो तीन भागों में से बांटा जाता है। तो देखो भाई हमने अभी तक पढ़ के रहे हैं इसमें। सबसे पहला हमने ये देखा कि ग्लोब के अंदर जो एक पैंथालासा था, इस पैंथालासे के अंदर एक आपका एक लैंड एरिया था जिसे हम पेंजिया कहते थे। पेंजिया मुख्यतः दो भागों में बटा था। एक भाग का जो उत्तरी भाग था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे आपका अंगारा लैंड। दूसरा जो दक्षिण वाला भाग था उसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। ओके, जो उत्तरी वाला भाग था उसी से आपका जो है वो तीन महाद्वीप आए हैं। एक नंबर एक उत्तरी अमेरिका है, एक आपका आता है यूरोप, और एक तीसरा नंबर आता है एशिया। इसके बाद में गोंडवाना लैंड का ही आपका जो है मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका। इसके बाद आपका आता है एक आपका अफ्रीका, एक भारत, एक अंटार्कटिका और एक आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ये भाग। तो पहले तो हमने ये देखा कि भाई जो है पहला ये हम देखना चाह रहे हैं कि भारत किसका भूभाग का हिस्सा है। तो फिर हमने वहां पर देखा कि भाई भारत भी किस भाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, यानी उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। और इसके बाद में हमने देखा कि भाई जो आपका एक पैंथा आपका जो पेंजिया था उसी का गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड का ही एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में आकर गिरा था, उसी को हम दक्षिणी पठारी क्षेत्र कहते हैं या दक्कन का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में फिर हमने देखा कि भारत की जो है अक्षांश स्थिति क्या है, उसी पर हमने बात करी कि उत्तर प्रदेश की अक्षांश स्थिति क्या है। फिर हमने बात करी कि भाई भारत की जो है देशांतर स्थिति क्या है। उसी प्रकार से हमने बात करी कि भाई भारत की आपका दक्षांश स्थिति, उसी प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश की दक्षांश स्थिति की बात करी। और आगे चल के हमने देखा उत्तर प्रदेश का जैसे पूर्वी जिला है वो कौन सा? भाई बलिया है। उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिमी जिला कौन सा है? आपका जो है शामली है। उत्तर प्रदेश का जो है उत्तरी जिला कौन सा? आपका जो है सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा? आपका जो है सोनभद्र है। ऐसी हम बात करते हैं भारत का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वो कीवेथु, जिसे आपका पश्चिमी क्षेत्र गोहार माता है। ठीक है, इसके बाद में आपका उत्तरी जिला आपका जानते हैं भाई इंदिरा कौल है। और दक्षिणी अगर भारत की मुख्य भूमि अगर बोलेगा, दक्षिणी क्षेत्र बोलेगा तो भाई कन्याकुमारी देना, नहीं तो आपको जो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट देना। ठीक है, उसी पर हम देखो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब इसके बाद में भारत की अगर लंबाई देखोगे तो भाई भारत की लंबाई जो है वो 32-14 है। चौड़ाई अगर देखोगे तो 29-33 है। उसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की लंबाई देखोगे तो 650 है, चौड़ाई देखोगे तो 240 है। ओके, इसके बाद में उत्तर प्रदेश का ये वाला जो जिला है ये ललितपुर है। और ललितपुर जो है यानी अगर मैं कह सकता हूं यहां से कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला ललितपुर है जो सबसे कम जिलों की सीमा को टच करता है, यानी कि स्पर्श करता है। तो ललितपुर है ओनली जो है झांसी को टच करता है, सबसे ज्यादा करता है बदायूं, 9 जिलों को टच करता है। उसके बाद में ललितपुर एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा, यानी कुल मिलाकर भारत का अगर तुम देखो इसी का अगर तुम थोड़ा सा अगर उसी पर अगर देखें तो भारत में जो है एक आता है त्रिपुरा
जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो तीन भागों में यह बांटा गया है भौगोलिक स्थिति को उत्तर प्रदेश की। सबसे पहला आता है भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा आता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हमारे पास आता है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यानी कुल मिलाकर ये वाला जो भाग है, यानी ये वाला देखो, ये मैं आपको माउंटेन वाला एरिया बना रहा हूं उत्तर प्रदेश में, यानी कुल मिलाकर ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये वाली जो एक इसके इसी के समांतर ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं तराई, तराई क्षेत्र। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भावर क्षेत्र एक जो है ऐसा क्षेत्र कहलाता है जो आप जानते हैं इससे ऊपर पूरा का पूरा जो है आपका हिमालय क्षेत्र है। तो हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां आएंगी। जब नदियां आएंगी तो इसके बाद में बड़े स्तर पर अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह काट के लेके आएंगे। यानी जब भावर वाले क्षेत्र में ये आएंगी तो जो पत्थर और जब तक कंकड़ होगा उस वाले क्षेत्र के अंदर नदियां क्या होगी, विलुप्त हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर ये कृषि योग्य बिल्कुल भूमि नहीं है, हम कह सकते हैं यहां ओनली पत्थर है, कंकड़ है, यह कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भावर क्षेत्र वो क्षेत्र है, यानी ऐसा एरिया है जहां पत्थर है, कंकड़ है, और वहां पर जो नदियां होती, जो आपकी पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां आती हैं वो जाकर आपकी क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। और इसके बाद में धीरे धीरे जो ये नदियां हैं ये तराइन क्षेत्र के अंदर जो है दिखाई देती है, यानी प्रकट हो जाती है, अचानक प्रकट हो जाती है तराइन क्षेत्र में। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है, तराइन क्षेत्र। यानी कुल मिलाकर सहारनपुर से लेकर अगर कुशीनगर आपका जो देवरिया वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को ही भावर तराइन का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो तराइन क्षेत्र क्या है, एक उपजाऊ क्षेत्र है। यानी आप जानते होंगे कि गोरखपुर वाला जो एरिया है तराइन क्षेत्र में है। और यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा जो भारत के अंदर होती है वो मानसराम में और विश्व के अंदर भी आपका, और सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत के अंदर, लद्दाख में। ऐसे अगर हम तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा में। सही है, चलिए अब इसके बाद में बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भावर और तराइन क्षेत्र समझ में आ गया। इसके बाद में यहां से अगर तुम देखोगे ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र जो कहलाता है यही आपका इस क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र। क्या कहते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो भावर को तराइन को हमने समझ लिया। अब गंगा यमुना का जो है ये मैदानी क्षेत्र है, और याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। क्यों है, यानी कुल मिलाकर यहां से गंगा नदी आती है, भाई आप जानते हैं यहां से एंटर कर रही है बिजनौर से, और इसके बाद में गंगा नदी जो है वो यहां से होते हुए बलिया से आपको एग्जिट हो जाती है, और इसके बाद में सहारनपुर वाले इस रीजन से होते हुए यानी यमुना नदी आती है, और यमुना नदी जब ये आती है यानी कुल मिलाकर नीचे कह सकते हैं यहां से। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यहां से देखो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है यहां प्रयागराज है, प्रयागराज। तो गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है ये आपका पूरा पूरा जो बीच वाला एरिया है ये उत्तर प्रदेश में कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है तो इसकी जो है अगर हम देखेंगे लंबाई और इसकी बात देखते हैं चौड़ाई, तो लंबाई अगर की बात करते हैं गंगा और यमुना मैदानी क्षेत्र का तो 500 किलोमीटर का एरिया आता है, और इसके बाद में चौड़ाई की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर का एरिया आता है। यानी लंबाई में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आता है 500 किलोमीटर का, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा जो है एक आपका उपजाऊ क्षेत्र भी है, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है खाद्यान्न फसलें इसी क्षेत्र में होती है। दूसरा अगर देखेंगे आपका ये वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपका कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के अंदर जो है एक तो पानी की यहाँ कमी बड़ी स्तर पर, क्योंकि पत्थर कंकड़ लाल मिट्टी का ज्यादा आपका जो है क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसलिए यहाँ के जो है जितने भी आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ आपके बड़े स्तर पर पलायन करने की लगातार पलायन कर रहे हैं, और इसलिए जो है लगातार सरकार जो है वो इन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है क्योंकि पलायन ना करना पड़े, और इसलिए जो है यहाँ पर बड़े स्तर पर गरीबी क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है पानी की कमी। यानी उत्तर प्रदेश का अगर हम कह सकते हैं सबसे सूखा जो क्षेत्र है
सूखा क्षेत्र वो आपका कौन सा है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, और यही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। क्लियर है? यानी कुल मिला के अगर हमने बात करी, यहां से आप देखो भावा तराइन का क्षेत्र हमने देख लिया, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद में आपका ये वाला क्षेत्र जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। इसकी हमने लंबाई देखी भैया, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं विश्व का सबसे आपका जो है उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसके बाद में इसकी लंबाई हमने देखी कि भाई गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र की लंबाई कितनी, 500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी आपकी 80 किलोमीटर। अब इसके बाद में और भी हम देखो जरा एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद में क्योंकि आप जानते हैं ये उपजाऊ क्षेत्र है, और इसके बाद में इस वाले क्षेत्र, क्योंकि एक्चुअली कारण क्या है, कारण एक चीज है, ये उपजाऊ क्यों क्षेत्र बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आकार है, पहले जो नदियां आएंगी यहां से, देखो उत्तर से दक्षिण आई पहले नदियां, जब उत्तर से दक्षिण आया तो पहला जो उत्तर का ढलान है वो आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण है। और जैसे नदियां इधर तुम देखोगे अगर इधर जा रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पश्चिम से आपके पूर्व की ओर जा रही है। इस वजह से नदियां जो है यहां जैसे निकल जाती है तो इस वाले क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र बन जाता है, और इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, ये बताओ आपकी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी एक वीडियो हमने बनाई है, ये बताइए आपको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है वीडियो हम जो है जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लगातार जो है शेयर करते रहिए।